आज की हमारी ये खास चर्चा राजस्थान की जीवंत और रंगीन दुनिया पर केंद्रित है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें राजस्थान के लोक नृत्यों की गहराई में ले जाते हैं और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि एक तरह का सांस्कृतिक नक्शा है। बिल्कुल। और इस नक्शे को पढ़ने का तरीका भी आप कह सकती हैं इन दस्तावेजों में ही छिपा है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन से नृत्य हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की धरती, उसके रेगिस्तान, उसका इतिहास, उसके लोग कैसे इन नृत्यों में अपनी कहानी कहते हैं। तो चलिए इस सांस्कृतिक खजाने को परत दर परत खोलते हैं। इन नोट्स की जो सबसे पहली और दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये वर्गीकरण क्या है और ये हमें क्या बताता है? देखिए, ये वर्गीकरण ही इन नृत्यों की आत्मा को समझने की चाबी है। स्रोत इन्हें 4 श्रेणियों में रखते हैं: क्षेत्रीय, जातीय, व्यावसायिक और धार्मिक। और ये सिर्फ किताबी बंटवारे नहीं है ना? ये असल में बताते हैं कि कोई नृत्य क्यों पैदा हुआ, कहाँ से आया और उसका मकसद क्या है। ठीक है, तो एक-एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य। जैसा कि नाम से लगता है ये किसी खास इलाके से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो नृत्य हैं जिनकी पहचान किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से है, जैसे शेखावाटी का गिंधड़ या चंग नृत्य हो गया। अच्छा। या फिर जालौर का ढोल नृत्य। ये उस इलाके की मिट्टी, मौसम और मिजाज से पैदा होते हैं। ये उस जगह का, आप कह सकते हैं, एक कल्चरल सिग्नेचर है। कल्चरल सिग्नेचर। जैसे कोई कहे कि हाँ, ये नृत्य तो शेखावाटी का ही हो सकता है। और जातीय लोक नृत्य, ये क्षेत्रीय से कैसे अलग हुए? यहाँ फर्क समुदाय का है। जातीय नृत्य किसी विशेष जाति या जनजाति की पहचान से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये उनके रोजमर्रा के जीवन, रीति रिवाजों और इतिहास का हिस्सा हैं, जैसे भीलों का गैर नृत्य या कालबेलियों का शंकरिया नृत्य। इन नृत्यों को उस समुदाय से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये उनकी विरासत है, उनकी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक नृत्य इलाके की पहचान है तो दूसरा समुदाय की। तो फिर व्यावसायिक नृत्य का मकसद क्या हुआ? जैसा नाम से ही जाहिर है, व्यावसायिक लोक नृत्य वो हैं जो कलाकारों की आजीविका का साधन है। इनका मुख्य मकसद मनोरंजन करना है। इन्हें मंच पर दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे भवाई? हाँ, भवाई और 13 ताली नृत्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इनमें कौशल, कलाबाजी और एक तरह का चमत्कार दिखाने पर जोर होता है ताकि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। ये बंटवारा तो वाकई में पूरी तस्वीर साफ कर देता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या ये श्रेणियां इतनी पक्की हैं? मतलब क्या कोई क्षेत्रीय नृत्य जातीय नहीं हो सकता? जैसे आपने भीलों की गैर नृत्य का जिक्र किया, वो मेवाड़ क्षेत्र से भी तो जुड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है। और असल में ये श्रेणियां पत्थर की लकीरें हैं भी नहीं। ये हमें समझने के लिए एक ढांचा देती हैं। आपका उदाहरण बिल्कुल सही है। गैर नृत्य क्षेत्रीय भी है क्योंकि वो मेवाड़ बाड़मेर से जुड़ा है, और जातीय भी क्योंकि उसे भील समुदाय करता है। ये दिखाता है कि संस्कृति कितनी घुली मिली होती है। सही बात है। तो चलिए इसी गैर नृत्य से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि स्रोत इसके बारे में क्या गहरी जानकारी देते हैं। हाँ बिल्कुल। गैर नृत्य का नाम सुनते ही एक ऊर्जा और शौर्य की तस्वीर मन में बनती है। इन नोट्स के मुताबिक ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसकी खासियतें क्या है? गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है और ये होली के दूसरे दिन से शुरू होकर पूरे 15 दिनों तक चलता है। 15 दिन? जी, सोचिए, 15 दिन का उत्सव। इसमें पुरुष एक बड़ा सा गोल घेरा बनाकर हाथों में लकड़ी के डंडे, जिन्हें खांडा कहते हैं। खांडा कहते हैं? हाँ, खांडा कहते हैं। उन्हें लेकर एक दूसरे से टकराते हुए नाचते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये समुदाय की एकता और शौर्य का प्रदर्शन है। 15 दिन? ये तो एक लंबा और बहुत थका देने वाला उत्सव होगा। क्या इसमें कोई खास पोशाक या संगीत भी होता है? हाँ, और यहीं पर हमें कुछ बारीकियां पता चलती हैं। रिसर्च के अनुसार मेवाड़ में जो गैर करने वाले होते हैं, उनकी एक लंबी सफेद फ्रॉक जैसी पोशाक होती है। अच्छा। जिसे ओंगा कहते हैं, और कमर पर चमड़े का पट्टा बंधा होता है। ये उनकी एक अलग पहचान है। और संगीत की बात करें तो इसके गीत फाग पर आधारित होते हैं। फाग यानी होली के गीत? लेकिन क्या ये सिर्फ भक्ति के गीत होते हैं? नहीं नहीं, यही तो मजा है। फाग गीतों में अक्सर छेड़छाड़, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं और सामाजिक व्यंग्य भी होता है। अच्छा, तो एक तरफ डंडों की मार्शल, मतलब एक युद्ध जैसी ऊर्जा है, और दूसरी तरफ गीतों में श्रृंगार और हास्य रस है।
शौर्य और उल्लास का यह संगम ही गैर को अनोखा बनाता है और इस पूरी ऊर्जा को एक सूत्र में पिरोता है नगाड़ा, जिसकी थाप पर पूरा नृत्य चलता है। आपने मेवाड़ का जिक्र किया, लेकिन इन दस्तावेजों में एक और दिलचस्प बात है कि शेखावाटी क्षेत्र में इसी से मिलते जुलते नृत्य को घिंदड़ कहा जाता है। तो क्या ये सिर्फ नाम का फर्क है या दोनों में कोई सांस्कृतिक अंतर भी है? ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, और यहीं से क्षेत्रीय प्रभाव का जादू शुरू होता है। घिंदड़ शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है जो बसंत पंचमी से होली तक चलता है। गैर की तरह ये भी सिर्फ पुरुष ही करते हैं और घेरे में होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है जो इसे अलग पहचान देती है। और वो क्या है? गिंदड़ में कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं और उन्हें गणगौर कहा जाता है। गणगौर? हाँ, गणगौर। अब ये सिर्फ एक स्वांग या नकल नहीं है। ये नाम सीधे राजस्थान के सबसे बड़े त्योहारों में से एक गणगौर से आता है, जिसमें महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। तो ये सिर्फ वेश बदलना नहीं है, बल्कि उस त्योहार की भावना को, यानी शिव और शक्ति की सम्मिलित ऊर्जा को नृत्य में शामिल करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। वाह! यह दिखाता है कि कैसे एक ही मूल विचार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर स्थानीय संस्कृति का रंग ओढ़ लेता है। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा मतलब है। अच्छा, शेखावाटी की बात चली रही है, तो वहां का एक और नृत्य है जिसका जिक्र इन नोट्स में है, चंग नृत्य। ये कैसे अलग है? अगर गिंदड़ की पहचान उसकी वेशभूषा से है, तो चंग की पहचान उसके वाद्यंत्र से है। यह नृत्य महाशिवरात्रि से होली तक किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर पुरुष के पास एक चंग होता है, जो एक तरह का डफली जैसा वाद्ययंत्र है। अच्छा, मतलब हर डांसर के पास अपना चंग होता है? जी हाँ, वो उसे खुद बजाते हैं और साथ में गोल घेरे में नाचते और गाते हैं। ये एक सामूहिक ऊर्जा का अद्भुत नजारा होता है। और ये गाते क्या है? क्या इसके भी गीत फाग जैसे होते हैं? इसके गीत धमाल कहलाते हैं, और ये धमाल गीत भी बड़े मजेदार होते हैं। ये अक्सर सवाल जवाब की शैली में होते हैं। एक टोली कोई सवाल उठाती है तो दूसरी टोली गाकर उसका जवाब देती है। अरे वाह! इससे पूरे माहौल में खेल जैसी, एक प्रतियोगिता जैसी रौनक आ जाती है। तो यहाँ हर व्यक्ति सिर्फ नर्तक नहीं, बल्कि गायक और वादक भी है। डांडिया और डंडों से याद आया एक नृत्य जो आज शायद राजस्थान से ज्यादा गुजरात के नाम से जाना जाता है, वो है डांडिया। लेकिन हमारे स्रोतों में इस पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा, जो अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। स्रोत डांडिया को मारवाड़ क्षेत्र का एक क्षेत्रीय नृत्य बताते हैं, लेकिन फिर कोई खास जानकारी नहीं देते। ये तो बड़ी अजीब बात है। डांडिया और राजस्थान का इतना गहरा नाता माना जाता है, खासकर मारवाड़ का। तो फिर स्रोत इस पर चुप क्यों है? ये चुप्पी ही हमें संस्कृति के बहाव के बारे में बताती है। बहुत संभव है कि मारवाड़ का जो मूल डांडिया नृत्य था, वो आज के लोकप्रिय परिष्कृत गरबा डांडिया से बहुत अलग रहा हो। वो शायद ज्यादा लोक, ज्यादा ग्रामीण और कम सजावटी था। आज जिस डांडिया को हम जानते हैं, उस पर गुजराती प्रभाव बहुत गहरा है। तो हो सकता है कि अकादमिक स्रोतों ने उसे सिर्फ एक स्थानीय नृत्य के रूप में दर्ज करके उन नृत्यों पर ध्यान दिया जो विशुद्ध रूप से राजस्थानी बने रहे। मतलब ये दिखाता है कि कैसे लोकप्रिय संस्कृति कभी-कभी लोक परंपरा के मूल स्वरूप को बदल देती है। बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, अब एक ऐसे नृत्य पर आते हैं जिसकी ऊर्जा शायद डांडिया से भी ज्यादा है और जिसे पहचान दिलाने का श्रेय एक पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है, जालौर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य। बिल्कुल। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक बेहद जोशीला नृत्य है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसे ढोली, सरगरा और भील जाति के पुरुष करते हैं। और जैसा आपने कहा, इसे गुमनामी से निकालकर पहचान दिलाने में पूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास की बहुत बड़ी भूमिका थी। इन नोट्स में एक खास शैली का जिक्र है, थाकना शैली। ढोल बजाने की ये थाकना शैली क्या होती है? थाकना शैली दरअसल यूं समझें कि तनाव और रोमांच पैदा करने का एक नाटकीय तरीका है। थाकना का मतलब होता है थामना या संभालना। अच्छा। इसमें ढोली एक तेज लय बनाते हैं और फिर एक इशारा मिलते ही अचानक सब रुक जाता है। एक पल का सन्नाटा, और फिर दुगनी तेजी और ऊर्जा से ढोल बजने लगते हैं। ये दर्शकों की सांसें रोक देने वाला अनुभव होता है। और नृत्य की शुरुआत भी बहुत नाटकीय होती है। एक नर्तक मुंह में तलवार दबाकर, दूसरा हाथों में रुमाल लटकाकर और तीसरा डंडा घुमाते हुए एक साथ लयबद्ध तरीके से नृत्य शुरू करते हैं। अब तक हमने शौर्य, उत्सव और परंपरा की बात की, लेकिन अब हम एक ऐसे नृत्य की ओर बढ़ रहे हैं जो इन सबसे परे आस्था और चमत्कार की सीमा पर खड़ा है, अग्नि नृत्य। दहकते अंगारों पर नृत्य। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। एक मिनट, मतलब सच में जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर?
इन नोट्स में क्या लिखा है? ये किसी तरह की ट्रिक है या वाकई में ये आस्था और शारीरिक सहन शक्ति का मेल है? मैं एक कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये कोई ट्रिक नहीं बल्कि आस्था की पराकाष्ठा है। ये जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक अद्भुत और साहसिक नृत्य है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर का कत्रियासर गांव माना जाता है। इसमें नर्तक धधकते अंगारों के एक बड़े ढेर पर, जिसे धूणा कहते हैं, उस पर नृत्य करते हैं। और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी साधना है। नृतक कई घंटों की तैयारी के बाद अपने गुरु की आज्ञा लेकर फतेह फतेह का जयकारा लगाते हुए अग्नि में प्रवेश करते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि गुरु जसनाथ जी की कृपा से अग्नि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और स्रोत ये भी बताते हैं कि वे नृत्य के दौरान मुंह से अंगारे उठाना, उन्हें उछालना और हल जोतने जैसी क्रियाएं भी अंगारों पर चलकर करते हैं। हल जोतना अंगारों पर? हाँ, ये देखकर दर्शक सचमुच दंग रह जाते हैं। इस अविश्वसनीय कला को क्या कोई संरक्षण भी मिला? जी, और यहाँ पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने इस अनूठे और साहसिक नृत्य को संरक्षण दिया, और हमें ये समझना होगा कि जब राजघराने ऐसी कलाओं को संरक्षण देते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं देते, वो उसे एक सम्मान और वैधता देते हैं। सही बात है। इसी रॉयल पेट्रोनेज की वजह से ये नृत्य कत्रियासर गांव से निकलकर दुनिया भर में पहचाना गया और आज भी जीवित है। तो आज हमने राजस्थान के लोक नृत्यों के वर्गीकरण से लेकर उनके प्रदर्शन की अनूठी शैलियों तक की एक शानदार यात्रा की। हमने देखा कि कैसे गैर और घिंदड़ जैसे नृत्य क्षेत्रीय पहचान से जुड़े हैं। ढोल नृत्य उत्सव का प्रतीक है, और अग्नि नृत्य वो तो आस्था और साहस का एक असाधारण नृत्य। अब ये नाम सुनकर ही लगता है कि इसमें कोई धमाका या कोई बहुत ऊर्जा वाली बात होगी। ये बम आखिर है क्या? आपका अंदाजा कह सकते हैं सही दिशा में है, पर यह धमाका बारूद का नहीं, संगीत का है। अच्छा जी, बम दरअसल एक बहुत बड़े नगाड़े का नाम है। उसका आकार और आवाज दोनों ही काफी दमदार होते हैं, और इसी वाद्य यंत्र के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ गया। ये मुख्य रूप से अलवर भरतपुर के मेवात इलाके में होता है। मेवात में? हाँ, जहाँ नई फसल आने की खुशी में या होली पर पुरुष इसे जोर शोर से करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक वाद्य यंत्र ही पूरे नृत्य की पहचान बन गया। वो ये तो बहुत दिलचस्प है। मैंने इसके साथ रसिया शब्द भी जुड़ा हुआ सुना है, बम रसिया। तो रसिया क्या है? बिल्कुल, जब बम नगाड़े की वो दमदार थाप गूंजती है तो उसके साथ जो गीत गाए जाते हैं उन्हें रसिया कहते हैं। ओहो। ये गीत अक्सर प्रेम और छेड़छाड़ से जुड़े होते हैं। तो जब नगाड़े का बम और गीतों का रसिया एक साथ मिलते हैं तो बनता है बम रसिया नृत्य। एक वाद्य यंत्र से पूरे नृत्य की पहचान, ये तो मेवात की एक खास बात हो गई। लेकिन अगर हम पूरे राजस्थान की एक पहचान की बात करें, एक ऐसा नृत्य जो हर किसी के जहन में सबसे पहले आता है, तो वो यकीनन घूमर ही होगा। सही कहा। इसे तो लोक नृत्यों की आत्मा तक कहा जाता है। बिल्कुल, घूमर सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है, उसका परिचय है। इसीलिए इसे राज्य नृत्य का दर्जा भी मिला हुआ है। ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर, जैसे शादी ब्याह या तीज त्योहारों पे किया जाता है। इसकी खासियत इसकी गरिमा और लयबद्धता में है। और इसके नाम घूमर के पीछे की कहानी भी तो इसके घूमने से ही जुड़ी है ना? हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी बारीकी है। महिलाएं जो लंबा और बहुत घेर वाला घाघरा पहनती हैं, उस घेर को घूम कहते हैं। अच्छा, उस घाघरे के घेर को घूम कहते हैं? जी, और जब वे गोल गोल घूमती हैं तो ये घूम हवा में एक खूबसूरत घेरा बनाता है। इसी घूम और घूमने की क्रिया से मिलकर बना है घूमर। मैंने सुना है कि ये सिर्फ गोल गोल घूमना नहीं है, इसमें बाकायदा एक अनुशासन है, एक तकनीक है। जैसे इसके कदमों की कोई खास गिनती होती है? बिल्कुल, और यही बात इसे एक साधारण नृत्य से उठाकर एक शास्त्रीय कला के करीब ले जाती है। इसमें कदमों की एक विशेष चाल होती है जिसके 8 चरण होते हैं। 8 चरण? हाँ, इस 8 चरणों वाली लयबद्ध चाल को सवाई कहते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल स्टेप्स नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि घूमर महज एक स्पॉन्टेनियस खुशी का इजहार नहीं, बल्कि एक अनुशासित और सधी हुई कला है। वाह। और हाथों का जो लचकदार संचालन होता है उसे लचक कहते हैं। सवाई और लचक मिलकर ही घूमर को वो शाही अंदाज देते हैं। वाह, मतलब ये आनंद और अनुशासन का एक संगम है।
तो हमने एक क्षेत्रीय नृत्य देखा और एक ऐसा नृत्य जो कह सकते हैं पूरे राज्य की पहचान है। यहाँ से ये बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम उन नृत्यों की तरफ बढ़ते हैं जो किसी खास समुदाय या जाति की पहचान से जुड़े हैं, जहां नृत्य सिर्फ कला नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का, उनकी परंपरा का हिस्सा है। इसी कड़ी में एक नाम है तेरा ताली नृत्य। जब मैंने पहली बार ये नाम सुना तो मुझे लगा कि शायद इसमें 13 बार ताली बजाते होंगे, जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन मुझे शक है कि कहानी इतनी सीधी होगी। कहानी सीधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही अनूठी है। 13 ताली का रिश्ता तालियों से नहीं, 13 मंजीरों से है। मंजीरों से? जी, यह कामड़ जाति के महिलाओं का एक अद्भुत नृत्य है जो वे लोक देवता रामदेव जी की आराधना में करती हैं। इसमें नृत्यांगना अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती हैं। 13 मंजीरे शरीर पर? वो कैसे? मां मंजीरे दाएं पैर पर, 2 कोहनियों के ऊपर और एक मंजीरा दोनों हाथों में। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये नृत्य खड़े होकर नहीं, बैठकर किया जाता है। बैठकर? हाँ, महिलाएं बैठकर ही हाथों में बंधे मंजीरों को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बंधे मंजीरों से टकराकर एक अद्भुत ताल निकालती हैं। ये तो कला से ज्यादा तपस्या लगती है। मतलब एक कलाकार इस लेवल का संतुलन और तालमेल साधने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग करता होगा? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, तपस्या। क्योंकि इसमें सिर्फ संगीत ही नहीं, कर्तव्य भी शामिल हैं। वे मुंह में तलवार दबाकर उसे घुमाती हैं, सिर पर कई बर्तन रखकर संतुलन बनाती हैं। ये भक्ति, कला और हठ योग का एक मिला-जुला रूप है। अविश्वसनीय। पाली जिले का पादरला गांव इसका गढ़ माना जाता है और स्वर्गीय मांगी बाई इसकी वो कलाकार थीं जिन्होंने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। एक ऐसा नृत्य जो भक्ति से शुरू होकर कर्तव्य तक पहुंचता है। चलिए अब एक ऐसे समुदाय की बात करते हैं जिनका नृत्य भी उनकी पूरी जीवन शैली का आईना है, और आज वो दुनिया भर में राजस्थान का एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है, कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल, कालबेलिया यानी सपेरा समुदाय का नृत्य। ये नृत्य उनके रोजमर्रा के जीवन से ही निकला है। सांपों को पकड़ना, उनकी चाल को समझना, बीन की धुन, ये सब आपको उनके नृत्य में दिखेगा। अच्छा। उनकी पोशाक काले रंग की होती है जिस पर शीशे का काम होता है, जो सांपों की त्वचा जैसी लगती है, और उनकी चाल में भी सांप जैसी लचक होती है। और इसे तो यूनेस्को से भी कोई मान्यता मिली है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। वजह यह है कि ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी किताब या स्कूल के मौखिक रूप से आगे बढ़ रही है। इसके गीत, इसकी धुनें, इसे बनाने का तरीका, सब कुछ उनके समुदाय के भीतर ही रचा और सहेजा गया है। और गुलाबो सपेरा, उनका नाम तो इसके साथ जुड़ी गया है। बिल्कुल, गुलाबो सपेरा वो नाम है जिन्होंने इस कला को एक छोटे से समुदाय से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। और इसके वाद्य यंत्र भी तो बहुत खास हैं। बीन की आवाज तो हम सब पहचानते हैं। हाँ, इसके वाद्य यंत्र ही इसकी आत्मा है। एक तो है पुंगी या बीन, जिसकी वो सम्मोहित करने वाली धुन हम सबने सुनी है, और दूसरा है खंजरी, जो एक डफली जैसा वाद्य है और नृत्य को एक दमदार रिदम देता है। क्या इस एक नृत्य के अंदर भी अलग अलग शैलियां हैं? हाँ, मोटे तौर पर इसके 4 प्रमुख प्रकार बताए जाते हैं। पहला है शंकरिया। शंकरिया, ये कैसा होता है? ये एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। इसमें कालबेलिया स्त्री और पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। अच्छा, युगल नृत्य। दूसरा है पनिहारी, जिसमें पानी भरने जाने वाली स्त्री के गीत गाए जाते हैं और उसके गुणों का बखान होता है। तीसरा है इंडोनी। इंडोनी, ये तो वो गोल चीज होती है जिसे औरतें पानी का मटका सिर पर रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, और उसी पर आधारित ये नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा एक गोल घेरे में किया जाता है, जिसमें पुंगी और खंजरी का इस्तेमाल होता है। और चौथा है बागड़िया। एक मिनट, तो मतलब एक ही नृत्य शैली में प्रेम कहानी भी है और रोजमर्रा के काम का जिक्र भी है, और बागड़िया में क्या है? बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय करती हैं। इसमें सिर्फ चंग वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो आप देखिए, एक ही कला में प्रेम का उल्लास, जीवन का संघर्ष और पेट भरने की जद्दोजहद सब कुछ समाया हुआ है। ये उस समुदाय के पूरे जीवन चक्र को ही दर्शा देता है। कमाल है, ये तो एक डांस फॉर्म नहीं, एक जिंदा दस्तावेज है। कालबेलिया की सांप जैसी लचकदार चाल से अब एक ऐसे नृत्य पर आते हैं जिसके नाम में ही तूफानी गति है,
चक्री नृत्य। आपका अंदाजा एकदम सही है। ये कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों का नृत्य है और जैसा नाम से जाहिर है, इसमें नृत्यांगना अपनी धुरी पर किसी चक्र या लट्टू की तरह बहुत तेज रफ्तार से घूमती है। अच्छा। ये हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारां में बहुत लोकप्रिय है। और मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। इनकी पोशाक बहुत ही रंग बिरंगी और घेरदार होती है। हाँ, वे 80 कली का घाघरा पहनती हैं और जब वे पूरी रफ्तार से घूमती हैं तो वो घाघरा हवा में फैलकर एक रंगीन फूल की तरह खेल उठता है। ये नज़ारा देखने वालों को हैरान कर देता है। तो अब तक हमने देखा कि नृत्य कैसे किसी क्षेत्र या समुदाय की पहचान से जुड़ा है, लेकिन अब इस बातचीत को एक और दिलचस्प मोड़ देते हैं। कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जो परंपरा के साथ साथ एक पेशा भी हैं, एक व्यावसायिक कला है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। जब नृत्य एक पेशा बनता है तो उसमें मनोरंजन और कौशल प्रदर्शन का तत्व और भी बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि कलाकार को अपने हुनर से दर्शक को बांध कर रखना होता है। बिल्कुल। इसी श्रेणी में एक बहुत ही अनोखा और मनोरंजक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी, नाम सुनकर लगता है जैसे कोई लकड़ी की घोड़ी होगी। बिल्कुल। ये शेखावाटी इलाके का एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जिसे पुरुष विवाह जैसे मौकों पर करते हैं। इसमें नर्तक असली घोड़ी पर नहीं बैठते, बल्कि बांस और रंगीन कपड़ों से बना घोड़ी का एक ढांचा अपनी कमर पर बांध लेते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का इल्यूजन है। हाँ, और ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। नर्तक हाथ में तलवारें लेकर लड़ाई का अभिनय करते हैं। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात है इसका पैटर्न। 4-4 नर्तकों की 2 पंक्तियां जब तेजी से आगे पीछे होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी सी फूल की कली खुल रही है और फिर बंद हो रही है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक लड़ाई का दृश्य नहीं है, इसमें एक पोएटिक एलिमेंट भी है, युद्ध और सौंदर्य का एक साथ प्रदर्शन। आपने सही पकड़ा, ये लोक नाट्य का ही एक रूप है। व्यावसायिक नृत्यों की इसी परंपरा में एक और नाम आता है जो कौशल और संतुलन की सारी हदें पार कर देता है, भवाई नृत्य। भवाई, ये नाम सुनते ही एक भव्यता का एहसास होता है और इसकी प्रस्तुति भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। चुनौतीपूर्ण किस तरह से? ये मुख्य रूप से उदयपुर संभाग का नृत्य है और इसकी पहचान ही हैरत अंगेज शारीरिक कर्तव्य है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये कलाकार के संतुलन, साधना और हिम्मत की परीक्षा है एक तरह से। अच्छा, कर्तव्य जैसे सर्कस में होते हैं वैसे? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। जैसे जमीन पर पड़े रुमाल को बिना हाथ लगाए मुंह से उठाना। अरे वाह! या कांच के टुकड़ों और थाली के किनारों पर नाचना। और सबसे मशहूर करतब, सिर पर 7, 8, 10 मिनट के? सच में? ये तो जी हाँ, 10 और कभी-कभी तो 11 भी। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और अस्मिता काला जैसे कलाकारों ने इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई है। सिर पर इतने मटके लेके नाचना, ये कल्पना से भी परे है। चलिए इसी श्रेणी में अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत हम भील जनजाति के नृत्यों से करते हैं। इनमें जो ऊर्जा, भक्ति और शौर्य का संगम है वो कमाल का है। तो सबसे पहला जिक्र आता है गैर नृत्य का। इसका नाम सुनते ही मुझे तो होली याद आती है, पर क्या इसका संबंध सिर्फ रंगों के त्योहार से है या कुछ और भी है? ये सवाल बहुत अच्छा है। गैर का जो रिश्ता है वो सिर्फ होली के उल्लास तक नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये नृत्य होली के दूसरे दिन शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। 15 दिन? जी, आप सोचिए, ये कोई 1-2 घंटे का परफॉर्मेंस नहीं है, ये 15 दिन का अनुष्ठान है। मुख्य रूप से मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुष अपने हाथों में लकड़ी की लंबी छड़ियां लेते हैं, जिन्हें खांडा कहते हैं शायद। बोल, उन्हें खांडा कहा जाता है, और वो एक बहुत बड़े घेरे में घूमते हैं। 1 मिनट, तो मतलब जो संगीत है, जो लय है, वो किसी स्पीकर या ढोल से नहीं आ रही, वो नर्तकों के हाथों की छड़ियों से ही बन रही है। यही तो इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल। इसका मतलब हर नर्तक सिर्फ एक डांसर नहीं है, वो एक संगीतकार भी है। वो एक संगीतकार भी है। और जब सैकड़ों खांडे एक साथ एक लय में टकराते हैं तो कैसी गूंज पैदा होती है जो किसी युद्ध के मैदान की याद दिला देती है। अच्छा। वो सिर्फ संगीत नहीं है, वो शक्ति का प्रदर्शन है। उस लय में एक अनुशासन है, एक सामूहिक ऊर्जा है। और उनकी वेशभूषा भी देखिए, एक लंबी घेरदार फ्रॉक जैसी अंगरखी होती है, धोती और हाथ में तलवार। ये तो किसी उत्सव की पोशाक नहीं लग रही, ये तो एक योद्धा की पोशाक है। यही बात है, ये नृत्य भीलों की जो शौर्य परंपरा है उसका एक जीता जागता प्रतीक है।
तो ये एक ही समय में उत्सव भी है और अपनी मार्शल हेरिटेज का प्रदर्शन भी, शौर्य और भक्ति का संगम। इसी भक्ति की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो अगला नाम आता है गवरी नृत्य का। इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये असाधारण है। गवरी सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये भीलों का सबसे पवित्र और सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक अनुष्ठान है। सबसे लंबा मतलब गैर से भी लंबा? बहुत लंबा। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। 40 दिन? आज की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और ये एक तरह की कठोर तपस्या है। जो कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं, जिन्हें खेलिए कहते हैं, वो 40 दिनों तक घर नहीं जाते, जमीन पर सोते हैं, नहाते नहीं हैं और हर तरह के नशे पत्ते से दूर रहते हैं। ये तो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा हो गई। और ये शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा पर आधारित है। जी, और इसका मंचन भी बड़ा अनूठा है। कोई बना बनाया स्टेज नहीं होता, पूरा गांव ही मंच बन जाता है। इसे सिर्फ पुरुष करते हैं, यहाँ तक कि पार्वती का जो पात्र है, जिसे राई कहते हैं, वो भी पुरुष ही निभाते हैं। अच्छा। हाँ, और शिव का प्रतीक होता है राई बुढ़िया। ये कलाकार 40 दिनों तक अलग अलग गांव में घूम घूम कर इस कथा का मंचन करते हैं और इन अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली जो मुख्य कथा है, उसे गवरी की घाई कहते हैं। वाह, ये तो महज एक नाट्य नहीं है, ये तो पूरे समुदाय को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाला एक धागा है। बिल्कुल। तो गवरी में हमने भक्ति और तपस्या की एक ऊंचाई देखी, लेकिन भील समुदाय का एक और रंग भी है जो उतना ही चुलबुला है, खिलंदड़ है, जो उनके नेजा नृत्य में दिखता है। हाँ, यूज गंभीर माहौल से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग लगता है। नेजा एक खेल नृत्य है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ गंभीर अनुष्ठानों से नहीं बनती, उसमें हंसी मजाक और मेलजोल का भी उतना ही महत्व है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जमीन में एक लंबा खंबा गाड़कर उसके ऊपर एक नारियल बांध देते हैं और फिर गांव के पुरुष उस नारियल को उतारने के लिए खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर महिलाओं की एंट्री होती होगी, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। और यहीं इस खेल का असली मजा शुरू होता है। अच्छा। जब पुरुष खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो महिलाएं हाथों में पतली छड़ियां और कोड़े लेकर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करती हैं। पीट कर। हाँ, पीट कर। तो एक बहुत ही मजेदार और प्रतिस्पर्धी माहौल बन जाता है। इसमें कोई हार जीत का तनाव नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष के बीच एक बराबरी वाले चुलबुले रिश्ते का जश्न है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक ऐसे नृत्य पर आते हैं जिसके नाम में ही उसकी प्रकृति छुपी है, युद्ध नृत्य। जाहिर है ये काफी आक्रामक होगा। ये मेवाड़ के भीलों का एक पारंपरिक नृत्य है जो उनके युद्ध कौशल को दिखाता है। इसमें नर्तक 2 दलों में बंट जाते हैं और हाथों में असली तीर कमान, भाले, तलवारें लेकर एक नकली युद्ध का अभिनय करते हैं। असली हथियार? हाँ, असली हथियार। और वे फायरे फायरे का रणघोष करते हैं। ये इतना यथार्थवादी होता है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन हमारी जानकारी में ये भी लिखा है कि इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जी। पर किसी नृत्य पर प्रतिबंध लगाना ये उस संस्कृति के एक हिस्से को मिटाने जैसा नहीं है। मतलब क्या संरक्षण और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता था? ये सवाल बहुत मुश्किल है। हुआ ये कि नृत्य इतना जोशीला और वास्तविक होता था कि कई बार अभिनय असल लड़ाई में बदल जाता था। अच्छा। जिससे गंभीर चोटें भी आती थी और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती थी। इसलिए प्रशासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। ये इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि कैसे आधुनिक समाज की जरूरतें कभी-कभी पारंपरिक अभिव्यक्तियों से टकरा जाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, भीलों के नृत्यों की हमारी सूची में जो आखिरी है वो है द्विचक्री नृत्य। इसके नाम से ही पता चलता है 2 चक्र। ये कैसे होता है? जैसा नाम है वैसे नृत्य है। ये आमतौर पे विवाह के मौकों पर होता है। इसमें पुरुष और महिलाएं 2 घेरे बनाते हैं, एक के अंदर एक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पुरुष बाहरी घेरे में होते हैं और महिलाएं भीतरी घेरे में। फिर ढोल और थाली की लय पर दोनों घेरे एक साथ घूमते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। ये एक बहुत ही सुंदर और लयबद्ध दृश्य बनाता है। ये तो जीवन के चक्र का एक खूबसूरत प्रतीक लगता है, जहां पुरुष और महिलाएं अपनी अपनी धुरी पर घूमते हुए भी एक दूसरे के साथ एक बड़ा सामंजस्य बनाए रखते हैं। बिल्कुल। तो भीलों के नृत्यों में हमें शौर्य, भक्ति, ऊर्जा सब कुछ मिला।
अब जरा गरासिया जनजाति की दुनिया में चलते हैं। हमारी जानकारी कहती है कि उनकी कला में एक अलग तरह की शांति और सादगी है। और इसकी शुरुआत होती है वालर नृत्य से, और इसकी सबसे असाधारण बात यह है कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता। बिना संगीत के नृत्य आज के शोर शराबे वाले दौर में तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर लय कैसे बनती है? यही तो इसकी दार्शनिक खूबी है। वालर नृत्य सिर्फ सादगी नहीं है, ये एक तरह का दार्शनिक बयान है। ये बताता है कि आनंद और लय के लिए उन्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनका समुदाय, उनके शरीर, उनकी आवाज, वही अपने आप में एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। इसमें पुरुष और महिलाएं 2 अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल्स बनाकर बहुत ही धीमी, लगभग ध्यान जैसी गति से नृत्य करते हैं। तो ये एक तरह का सामूहिक ध्यान या मूविंग मेडिटेशन हुआ? हाँ, बिल्कुल कह सकती हैं। और नृत्य का नेतृत्व एक पुरुष करता है, जिसके हाथ में या तो छाता होता है या तलवार, जो एक तरह से सामाजिक नेतृत्व का प्रतीक है। यह नृत्य बाहरी दुनिया के शोर से कटकर अपने भीतर की लय को खोजने जैसा है। बिना वाद्य यंत्रों के एक और नृत्य का जिक्र है, कूद नृत्य। ये वालर की धीमी गति से कैसे अलग है? ये भी बिना सांस के होता है, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। जहां वालर में ध्यान और धीमी गति है, वहीं कूद में ऊर्जा और उल्लास है। अच्छा, इसमें पुरुष और महिलाएं पंक्तियों में खड़े होकर नाचते हैं, और लय का मुख्य स्रोत होती हैं तालियां। सिर्फ तालियां? जी, सिर्फ तालियां। सभी एक साथ एक खास ताल पर तालियां बजाते और कूदते हैं। वो तालियों की गड़गड़ाहट ही उनका संगीत है। ये दिखाता है कि एक ही समुदाय ने बिना बाहरी मदद के लय पैदा करने के कितने अलग-अलग तरीके खोज लिए हैं। ये अद्भुत है। एक में आंतरिक शांति, दूसरे में सामूहिक उल्लास, और दोनों के लिए साधन सिर्फ मानव शरीर है। हमारी जानकारी में कुछ और नृत्यों के नाम भी हैं, मांदल, मोरिया, जवारा और लूर। जी, इन्हें अक्सर एक साथ गिना दिया जाता है, पर यकीनन इनकी भी अपनी अलग पहचान होगी। बिल्कुल। और हर एक नृत्य गरासिया जीवन के अलग पहलू को दिखाता है। जैसे लूर नृत्य को लीजिए। ये लूर गोत्र की महिलाएं ही करती हैं। मतलब ये पूरे समुदाय का नहीं है? नहीं, ये एक खास गोत्र की पहचान है। ये विवाह और मेलों के अवसर पर किया जाता है। और मोरिया तो आज हमने राजस्थान के नृत्य पढ़े थे, बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ लिए हैं पूरे नृत्य AI के द्वारा, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, जिसमें पुरुष हाथों में छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते थे। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसे गेर नृत्य भी कहा जाता है। गेर गौरी नृत्य, इसे राय नृत्य भी कहते हैं। उदयपुर संभाग के बिलों का धार्मिक नृत्य है, जो मुख्यतः भाद्रपद या आश्विन माह में लगभग 40 दिनों तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। गौरी की थाई नाटिका के विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए जाने वाला सामूहिक नृत्य, जिसे आदिवासी लोग क्या कहते हैं, गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। अगला नृत्य है निज्जा नृत्य। ये बिलों का खेल नृत्य है, जो होली के 30 दिन किया जाता है। इसमें जमीन पर एक खंबा रोपा जाता है, जिसके ऊपर शरीर पर नारियल रख दिया जाता है। खेल के दौरान भील युवक द्वारा नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं तथा खंबे के चारों ओर घेरे में खड़ी स्त्रियां कोड़े और छड़ी मारकर पुरुषों को रोकने का प्रयास करती है। देव चक्री नृत्य, ये नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के 2 चक्रवर्त बनाकर किया जाता है। अब नृत्य है गरासियो नृत्य। वाले नृत्य, वाले गरासियो की स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। वाले नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के रूप में किया जाता है। यह 2 अर्धवृत्ताकार पंक्तियों अंदर की ओर स्त्रियां तथा बाहर की ओर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लोर नृत्य गरास्य महिलाओं द्वारा मेले एवं शादी के अवसर पर किया जाता है। कूद नृत्य है, जो गरास्य स्त्रियों द्वारा पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के पंक्ति रूप में बंद रूप में किए जाने वाला नृत्य। मादल नृत्य है, जो केवल गरास्य स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जो गुजरात के गरबा से मिलता है। गौड़ नृत्य, जो गरास्य स्त्रियों की पुरुषों द्वारा गणगौर पर किया जाने वाला नृत्य है। मौर्य नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कतौड़ी जातीय नृत्य है। मावलिया नृत्य, जो नवरात्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली नृत्य, जो होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मेवों के नृत्य है रणबाजा, मेवों में प्रचलित विशेष नृत्य है, जिसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। रतबीर, जो अलवर क्षेत्र में केवल मेव जाति महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुजरों का है चरी नृत्य,